अंत में मैंने अपने 7 राक्षसी पंखों को छिपाना बंद कर दिया। जैसे ही कुलचिन टोटेम प्रकट हुआ, मुख्य परिवार के बुजुर्गों के मन में डर की सिहरन दौड़ गई, क्योंकि परिवार के इतिहास में महान पंखों ग्रेट विंग्स से अधिक कुछ भी कभी नहीं देखा गया था। पता चला कि महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली एल्हेम परिवार में प्रत्येक सदस्य के जन्म के समय एक पंख का कुलचेन होता है, और पंखों की संख्या जितनी अधिक होती है, छिपी हुई क्षमता और जादुई शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। और पिछले जीवन में मेरे युद्ध देवता पिता ने मेरी 7 पंखों वाली शक्ति को हड़पने के लिए मुझे बिना पंखों वाले व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया और दूसरों के तिरस्कार को सहने दिया। इस सबसे अनजान में उनके पालन पोषण के उपकार का बदला चुकाने के लिए दिन-रात तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहा। अंततः मैं परिवार का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बन गया। हालांकि एक मिशन के दौरान जिस टीम का मैं नेतृत्व कर रहा था, उस पर दुश्मनों ने रहस्यमय तरीके से हमला कर दिया, और हमारे इस ठिकाने के बारे में जानकारी केवल आदेश देने वाले पिता के पास थी। मैं अपने घायल शरीर को घसीटते हुए पिता के सामने आया, उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और पिता की आंखों में केवल तिरस्कार और उपहास था। तुम मेरे हाथों में सिर्फ एक उपकरण मात्र हो, अब इसकी जरूरत नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इसे त्याग दिया जाएगा। यह सुनकर मैंने और संकोच नहीं किया। हाथ में तलवार लिए कमान से छूटे तीर की तरह तेजी से पिता की ओर बढ़ा। दुर्भाग्य से अंत में केवल उनकी गर्दन पर एक निशान ही छोड़ पाया। आखिरकार वह पहले से ही महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, और उस समय मैं गंभीर रूप से घायल था और मेरी शक्ति बहुत कम हो गई थी। तुरंत एल्हेम परिवार के 2 सदस्यों ने जादुई जंजीरों का उपयोग करके मुझे मजबूती से बांध दिया। मूर्ख प्राणी, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? बिना पंखों वाले व्यक्ति के रूप में तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ है। यह सुनकर मैंने पिता से पूछा कि यदि ऐसा था तो उन्होंने शुरुआत में मुझ जैसे बिना पंखों वाले को घर क्यों लाया? और पिता बड़े तिरस्कार के साथ मेरे सामने आए। मैंने कभी तुमसे कोई उम्मीद नहीं की थी। शुरू से अंत तक जो मुझे चाहिए था वह तुम्हारे शरीर के भीतर की 7 पंखों की शक्ति थी। यह सुनकर मेरी आंखें सदमे से भर गईं। मैं बचपन से ही स्पष्ट रूप से बिना पंखों वाला था। मेरे पास सर्वोच्च 7 पंख कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी माँ काफी उपयोगी थी, कम से कम उसने मेरे लिए 7 पंखों वाला बीज पैदा किया। यह सुनकर मैंने पागलों की तरह उनसे सब स्पष्ट करने को कहा कि आखिर यह सब क्या मामला है। लेकिन मेरे पीछे खड़े 2 जल्लादों ने पहले ही बेरहमी से अपनी तलवारें उठा ली थी। हालांकि अत्यधिक दर्द के बाद मैंने पाया कि मेरी चेतना गायब नहीं हुई। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन हड्डियों को जमा देने वाली ठंड इस बात का प्रमाण थी कि मैं वास्तव में जीवित हूं। और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा शरीर बहुत छोटा हो गया है। पास ही एक महिला थी जिसके जीवन के लक्षण बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। तुरंत मैंने आसपास की स्थिति का पता लगाने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग किया, और जल्द ही महसूस किया कि लोगों का एक समूह तेजी से करीब आ रहा है। यह देखकर मेरे मन में बुरा विचार आया। इस तरह मुझे डर था कि मैं फिर से पिछले जीवन की तरह उस व्यक्ति के हाथों में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैं उस महिला की गोद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, फिर अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए दूर रेंगने लगा। ड्यूक एल्हेम, मैं कसम खाता हूं कि मैं जीने के लिए अपनी जान लगा दूंगा और फिर तुमसे बदला लूंगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अगले दिन एक आकृति मेरे सामने आई। उसने अपने पीछे खड़े लंबे आदमी से कहा, पिता, यहाँ देखो, एक बच्चा है। अजीब बात है, ऐसी जगह पर बच्चा कैसे हो सकता है? और वह कैसे ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहा? तभी उसकी आंखों में अचानक हैरानी छा गई, क्योंकि उसने देखा कि वहां बहुत लंबी दूरी तक रेंगने के निशान थे। जब उसने फिर से मेरी ओर देखा तो वह भी अविश्वसनीयता से भरा हुआ था। यह बच्चा वाकई में अविश्वसनीय है। और काफी समय बाद मेरी चेतना धीरे धीरे वापस आई। मैंने देखा कि सामने एक बच्चे जैसी आकृति है। मुझे लगा कि यह कोई अफवाहों वाला फरिश्ता है जो मुझ जैसे मरते हुए व्यक्ति को ले जाने आया है। पर अगले ही पल उसने मेरी नाक पकड़ ली। जैसे ही दम घुटने का एहसास हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जीवित हूं। ध्यान से देखने पर पता चला कि
5 छोटी लड़कियां मुझे घेरे हुए लगातार देख रही हैं। फिर वे खिलौने के लिए लड़ने की तरह मेरे हाथ पैर खींचने लगी। अंत में सबसे बड़ी लड़की ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि स्थिति क्या है, लेकिन सहज प्रतिक्रिया में मैंने जल्दी से खुद को छुड़ाया। पर उन 5 लड़कियों को यह देखकर और भी दिलचस्पी हुई। वे पागलों की तरह मेरे पीछे भागने लगी। पहले तो मैं बस उन चंगुलों से जल्दी भागना चाहता था, पर अगले ही पल मैं सीधे 100 मीटर की ऊंचाई पर कूद गया। यह अच्छा नहीं हुआ। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं और गिरने वाला हूं। सौभाग्य से नाजुक समय पर किसी ने मुझे समय पर पकड़ लिया। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वह एल्हेम परिवार की शाखा के विस्काउंट हेफ्रीड थे। मेरी यादों में वह एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से वह एक गृहयुद्ध में मारे गए थे। इस व्यक्ति को देखकर मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया कि मेरा वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि अंततः मैं एल्हेम परिवार से नहीं बच सका। तभी विस्काउंट की पत्नी ने मुझे अपनी गोद में लिया। यह नन्हा बच्चा वाकई कमाल का है। इतना छोटा होकर भी इसने जादू का इस्तेमाल करके खुद को उछाल दिया। तभी उसने देखा कि मैं बिना रोए चिल्लाए उसे देख रहा हूं। इसलिए उसने मुझे अपनी गोद में मजबूती से पकड़ लिया और मेरे माथे को चुमा। अच्छे बच्चे, डरो मत। इस गर्माहट को महसूस करते हुए, जिसका अनुभव मैंने पिछले जीवन में कभी नहीं किया था, मैं अनजाने में सुन्न होकर रह गया। और तभी विस्काउंट ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। इस बच्चे के पास वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। उसके शरीर पर यह कुलचैन इसका सबसे अच्छा प्रमाण है। दर्पण के माध्यम से मैंने देखा कि वह वास्तव में अफवाहों वाला 7 पंखों वाला कुलचैन था। पिछले जीवन में ड्यूक द्वारा मुझसे कही गई बातों को याद करते हुए अब जाकर मुझे समझ आया, पिछले जीवन में उसने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि वह जानबूझकर मुझे वापस पकड़ कर ले गया था, सिर्फ मेरे शरीर से 7 पंखों वाली शक्ति छीनने के लिए। उस आदमी ने वास्तव में हिम्मत की, मेरे पंख नोचने के बाद ऐसी बातें कहने की। उसने जो भी महान उपलब्धियां हासिल की, वह सब मेरे 7 पंखों के कारण थी। तभी विस्काउंट की पत्नी ने अचानक कहा, प्रिय, आप इस बच्चे का क्या करने का इरादा रखते हैं? यह सुनकर मेरे मन में डर समा गया। बड़ी मुश्किल से मैं ड्यूक एल्हेम के हाथों में पड़ने से बचा था। क्या इस बार फिर से मुझे उसके गुर्गों द्वारा सौंप दिया जाएगा? पर मेरी उम्मीद के विपरीत विस्काउंट का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह मुझे अपने बच्चे के रूप में पालना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बालों को छुआ। यह नन्हा जीव अभी एक ऐसा नन्हा पक्षी है जो उड़ना नहीं जानता। जब तक वह खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करने की जिम्मेदारी लूंगा। इस शुद्ध दयालुता ने मुझे स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यह पारिवारिक स्नेह की वह गर्माहट थी जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी दरवाजे के बाहर छिपकर सुन रही 5 लड़कियां गलती से जमीन पर गिर गया। इसके अलावा हम उस बच्चे के लिए बहुत चिंतित हैं, इसीलिए हम दरवाजे के बाहर छिपकर सुनने से खुद को रोक नहीं पाए। विस्काउंट ने अपनी इन 5 प्यारी बेटियों को देखा और वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो पाए। उनकी आंखों में हमेशा दया और लाड़ प्यार झलकता था। जल्द ही 10 साल का समय बीत गया और वह छोटी लड़की जिसने कभी मेरी नाक खींची थी, अब वह भी जवान और सुंदर हो गई है। इस बार हम अपने पिता के साथ एल्हेम परिवार के क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि ड्यूक हर साल एक सभा आयोजित करते हैं। यह उनके अधीन परिवारों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर है, और हमारे यहाँ पहुंचते ही काफी आलोचनाएं होने लगी। सुना है कि विस्काउंट ने न जाने कहां से एक लड़का गोद लिया है। आखिर उनकी 5 बेटियां ही तो थी। परिवार को कभी कोई वारिस नहीं मिला। यह देखकर एल्फिन ने मुझे सांत्वना दी, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यहाँ कमजोरी दिखाने पर हर कोई आपको नीची नजर से देखेगा। लेकिन मैं देख सकता था कि भले ही वह मुझे सांत्वना दे रही थी, पर उसकी मुट्ठियां अनजाने में धीरे धीरे कांप रही थी। अब साफ देख लो, यही हमारे परिवार की वर्तमान स्थिति है। मैं तुम्हें इस सभा में इसलिए लाया हूं ताकि मैं तुम्हें यह दिखा सकूं। क्या अब तुम निराश महसूस कर रहे हो? लेकिन मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं निराश नहीं हूं, और मैं आने वाली सभा में सभी परिवारों को कुचल दूंगा। मुझे इतना आत्मविश्वासी देखकर पिता भी अपनी खुशी भरी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि पिछले जन्म में 7 पंख 7 विंग्स खोने के कारण
जब मैंने पहली बार सभा में भाग लिया था तो मुझे भारी अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार मैं उन सभी को पूरी तरह से हरा दूंगा। फिर मैंने एल्हेम परिवार की हवेली की ओर देखा। खिड़की के पास खड़े वे दो भाई पिछले जन्म में कई बार मेरा अपमान कर चुके थे और उन्होंने ही अंत में मेरा जीवन समाप्त किया था। रुको, इस बार मैं तुम सबको पूरी तरह से अपने पैरों तले रौंद दूंगा। जल्द ही सभा जोरों शोरों से शुरू हो गई। द्वंद्व मंच पर विभिन्न परिवारों के लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठी एल्फिन ने कहा, यह जगह बहुत दमघुंटू है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा भीड़ भाड़ पसंद करने वाली मैरिलीन बहनें यहां नहीं आना चाहती थी। और इस समय मेरा चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। मैदान पर चल रहे द्वंद्व को देखकर मुझे अपने पिछले जन्म में हुए अपमान की याद आने लगी। तभी एल्फिन ने पास आकर मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम भी घबराओगे, लेकिन यह स्वाभाविक भी है। आखिरकार तुम पहली बार ड्यूक परिवार की सभा में आए हो। पर मैंने कहा कि मैं घबराया हुआ नहीं हूं, बस यह जगह थोड़ी पुरानी यादें ताजा कर रही है। एल्फिन को समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी पिता ने अचानक मुझसे कहा, मुझे विभिन्न परिवारों की बैठक में जाना है। तुम एल्फिन का अच्छे से ख्याल रखना और उसे कोई शरारत मत करने देना। यह सुनकर एल्फिन ने गुस्से में कहा, मैं उससे 1 साल बड़ी हूं। बड़ी बहन को छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए, है ना? और मैंने कहा कि यह शायद इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अनाड़ी हो। फिर पिता ने मुझे याद दिलाया, यहाँ मेरी उम्र के बहुत से लोग हैं। वह चाहते थे कि मैं इस सभा के जरिए संपर्क बनाऊं। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कभी भी दूसरों को यह पता न चलने दूं कि मेरे पास 7 पंख हैं। हालांकि मैं पिता की नेकदिली को समझता था, लेकिन इन लोगों के साथ दोस्त बनना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। आखिरकार इस सभा में भाग लेने वाले सभी लोग सबसे अलग दिखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वे दूसरों को दुश्मन की तरह देखेंगे, और मेरे जैसे विवादित गोद लिए हुए लड़के को तो और भी ज्यादा। इसलिए मैं सीधे उन 2 भाइयों के सामने चला गया। यह देखकर डारिस ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि मैं कौन हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एस्टर हूं। मैंने अभी आपको बाहर देखा था तो सोचा कि आकर नमस्ते कर लूं। पास खड़े ग्लियोन ने तुरंत याद दिलाते हुए कहा, यह वही लड़का है जिसे विस्काउंट परिवार ने गोद लिया है। यह सुनकर डारिस जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में कितने बेशर्म हो। सिर्फ एक विस्काउंट परिवार के दत्तक पुत्र होकर तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछले जन्म में ये 2 लोग एल्हेम परिवार के वारिस होने के घमंड में मुझे बिना किसी डर के दबाते थे। उस समय मुझे वे बहुत डरावने लगते थे, लेकिन अब देखने पर वे घर घर खेलने वाले छोटे बच्चों की तरह लग रहे हैं। तभी एल्फिन अचानक मेरे सामने आई। अब जब तुमने नमस्ते कर लिया है तो चलो जल्दी यहां से चलते हैं। लेकिन यह देखकर डारिस और भी बदतमीज हो गया। तो एल्फिन भी यहां आई है। तुम अब अपने पिता के पीछे क्यों नहीं छिपी हो? अगर आई हो तो बैठो और मेरा साथ दो। यह एनहेम परिवार के वारिस का आदेश है। लेकिन एल्फिन ने दृढ़ता से इस अपमानजनक प्रस्ताव को सीधे ठुकरा दिया। मुख्य परिवार और शाखा परिवार के बीच स्वामी सेवक का रिश्ता नहीं होता, इसलिए मुझे तुम्हारा आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह मेरा हाथ खींचकर उस विवादित जगह से जाने लगी। तुम्हारे पिता भले ही एक शूरवीर नाइट है, पर वह राजा की रक्षा तक नहीं कर पाए। अंत में उनके अपने भाई ने ही उनका हाथ काट दिया। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस हारे हुए इंसान की संतान नहीं हूं। यह सुनकर एल्फिन और सहन नहीं कर पाई। वह तेजी से अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ने आगे बढ़ी, लेकिन डारिस ने सीधे अपने मुंह की शराब एल्फिन के सिर पर थूक दी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह एनहेम परिवार है, सिर्फ एक मामूली विस्काउंट परिवार के लोग मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? बार बार अपमानित होने के कारण एल्फिन की आंखों से दुख के आंसू गिरने लगे, लेकिन वह इन ऊंचे रसूख वाले रईसों का विरोध करने में असमर्थ थी। और इस समय मेरा गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मैंने पास के एक रईस के हाथ से शराब की बोतल छीन ली और उसे डारिस की ओर ऊपर हवा में उछाल दिया। जब उसने हैरान होकर उस बोतल को पकड़ा, तभी मैंने अपनी तलवार के एक झटके से उस बोतल के 2 टुकड़े कर दिए। बोतल की सारी रेड वाइन डारिस के चेहरे पर गिर गई।
तो क्या एनहेम परिवार के वारिस का बस इतना ही स्तर है? मुझे लगा था कि तुम इस वार को आसानी से रोक लोगे। तुम नीच कमीने, तुम्हारी मेरे पिता और बहन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अब चलो, हमारे बीच एक अच्छी लड़ाई होने दो। इसके बाद एल्फिन जल्दी से पिता के पास गई, क्योंकि कई साल पहले मेरी जादुई शक्ति एक बार नियंत्रण से बाहर हो गई थी। यहाँ तक कि पिता की शक्ति भी, जो इस महाद्वीप के शिखर पर है, उसे मुश्किल से ही काबू कर पाई थी। अगर द्वंद्व के दौरान मेरी जादुई शक्ति बेकाबू हो गई और मैंने डारिस को मार दिया, तो ड्यूक हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इस समय डारिस बड़े घमंड के साथ अपने 4 पंखों वाला कुलचेन फॉविंग टोटम दिखा रहा था। तुम मूर्ख, तुम सिर्फ एक मामूली दत्तक पुत्र हो। तुम्हारी हमारे ड्यूक परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? और यह देखकर सभी रईस भी उत्साहित हो गए। आखिरकार 4 पंख 4 विंग्स होना बहुत ही दुर्लभ बात थी। लोगों की तारीफें सुनकर डारिस की आंखों में केवल उपहास और तिरस्कार भरा था। हमें अपना विंग टोटेम दिखाओ। और मैंने कहा कि इस तरह का बच्चों जैसा दिखावा मैं शायद कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर डारिस का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। फिर मैंने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं यह लड़ाई जीत गया, तो उसे अपनी पिछली अशिष्टता के लिए अल्फिन से माफी मांगनी होगी। और डारिस आक्रामक तरीके से मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ा। अगर मैं जीत गया, तो तुम्हें मेरा वफादार कुत्ता बनकर जीवन भर कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर उसने अपनी तलवार से एक जोरदार प्रहार किया। यह देखकर कि रक्षा करते समय मैं उस प्रहार से पीछे हट गया हूं, उसके चेहरे के भाव और भी घमंडी हो गए। ओ लड़के, क्या तुमने देखा? यह है 4 पंखों की शक्ति। इसके तुरंत बाद उसने शुरू कर दिया आंधी और तूफान की तरह भीषण हमला। यह दृश्य देखकर अल्फिन के मुंह से चीख निकल गई। उसे डर था कि मैं घायल हो जाऊंगा। और विभिन्न परिवारों के मुखियाओं की भी इसमें दिलचस्पी जग गई। हालांकि डारिस की तलवारबाजी अभी कुशल नहीं थी, लेकिन उसके पास उस कमी को पूरा करने के लिए विशाल जादुई शक्ति थी। यदि एक पंख में समाहित जादुई शक्ति मोमबत्ती की लौ की तरह है, तो 4 पंखों में छिपी जादुई शक्ति हिंसक बारूद की तरह है। तुम कमीने, पहले तो बहुत घमंड दिखा रहे थे, अब मेरे हाथों हार कर पीछे क्यों हट रहे हो? लेकिन उसे पता नहीं था कि भले ही मैं लगातार रक्षा कर रहा था, पर हर बार मैंने बड़ी आसानी से उसके हमलों को नाकाम कर दिया था। तभी डारिस ने ऊंची छलांग लगाई, मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि मैं अभी भी लापरवाही से बचाव कर रहा था और आसानी से उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार को रोक दिया। यह दृश्य देखकर डारिस का घमंड चकनाचूर हो गया। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिख रही थी। तुम्हारी बकवास बहुत ज्यादा हो गई है। अब मेरी बारी है हमला करने की। इसके बाद मैंने अपनी तलवार के एक वार से उसे सीधे उड़ा दिया और फिर आराम से टहलते हुए एक हाथ से हमला किया। और डारिस केवल घबराहट में लगातार पीछे हटता रहा। फिर मैंने अचानक पूरी ताकत के साथ प्रहार किया। संपर्क के क्षण में डारिस को एक ऐसी अजय शक्ति का एहसास हुआ जिसका मुकाबला करना असंभव था। बस कुछ ही पलों तक टिकने के बाद वह बुरी तरह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा मैं जैसे कि कोई तर्कहीन राक्षस हूं, जबकि उसके पास श्रेष्ठ 4 पंखों वाला टोटेम था। फिर भी वह इस मामूली लड़के द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया। और मैंने यह देखकर बस अपने हाथ का दबाव थोड़ा और बढ़ाया, जिससे उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसके हाथ में मौजूद हथियार से भी टूटने की आवाज आने लगी। यह देखकर पिता को कुछ बुरा होने का आभास हुआ। उन्होंने अनचाहे में अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझमें नियंत्रण खोने के संकेत दिखने लगे थे। शुरुआत में डारिस को लगा था कि उसकी हैसियत बहुत ऊंची है, चाहे कुछ भी हो, सामने वाला उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसने महसूस किया कि इस समय मेरा हत्यारा इरादा बाहर निकल रहा था, जैसे कि मुझे उसकी हैसियत की कोई परवाह न हो। तब उसने घबराकर तुरंत अपनी हार मान ली। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। एक विस्काउंट परिवार का सबसे छोटा बेटा होने के बावजूद उसने ड्यूक परिवार के उत्तराधिकारी को बुरी तरह हरा दिया था। तभी ड्यूक गुस्से में मेरे सामने आए। यह देखकर डारिस मुस्कुराने लगा। बहुत अच्छा, पिता उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और मैंने अपने पिछले जीवन के इस दुश्मन का सामना करते हुए अपनी आंखों में जरा भी डर नहीं दिखाया। डारिस ने झपटकर ड्यूक के पैर पकड़ लिए। पिताजी, कृपया मेरा बदला लीजिए।
यह कमीना तो बस एक शाखा परिवार का दत्तक पुत्र है। इसकी मुख्य परिवार के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? आप इसे इसकी औकात दिखा दीजिए। लेकिन अगले ही पल ड्यूक ने सीधे अपनी तलवार से डारिस की हथेली को छेद दिया। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी रईसों को डरा दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह अपने सगे बेटे के साथ भी इतने क्रूर होंगे। तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। द्वंद्व में हारने के बाद भी यहां बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने परिवार के नाम को कीचड़ में घसीट दिया है? इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी तलवार उठाई। जो बेवकूफ बदला भी नहीं ले सकता, उसे तलवार पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने पाया कि मैं उनके सामने खड़ा था। गलत मत समझना, मैं उसे बचा नहीं रहा हूं। हमारे द्वंद्व से पहले यह तय हुआ था कि अगर वह हार गया तो उसे अल्फिन से माफी मांगनी होगी। उसके माफी मांगने के बाद आप अपना काम जारी रख सकते हैं। यह सुनकर ड्यूक का चेहरा काला पड़ गया। तुम तो बस एक मामूली दत्तक पुत्र हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एल्हेम परिवार के सदस्य हो? और मैंने कहा कि मैं विस्काउंट का बेटा हूं। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने अपने पिता से एक शूरवीर का गर्व और परिवार का महत्व सीखा है। मेरी बात सुनकर ड्यूक ने पीछे खड़े विस्काउंट की ओर देखा, लेकिन उनका इरादा इसे यहीं खत्म करने का नहीं था। भले ही तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, लेकिन तुमने मुख्य परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें क्या लगता है मेरे अधीन 12,000 शूरवीर क्या इसे आसानी से भूल जाएंगे? की गई हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारे पिता ने भी उस समय राजा की रक्षा न कर पाने के कारण अपना एक हाथ गंवाया था। यह कहने के बाद उन्होंने तलवार मेरे और करीब कर दी। तो तुम क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? और मैंने शांति से कहा कि यह भाइयों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक असली द्वंद्व है। मैंने बस अपनी तलवार से जवाब दिया है। उसने जो विस्काउंट परिवार का अपमान किया था, उसका जो बदला नहीं ले सकता, उसे तलवार रखने का अधिकार नहीं है। यही मतलब था ना आपका अभी? इस दृश्य ने विभिन्न परिवारों के मुखियाओं को थोड़ा हैरान कर दिया। यह बच्चा अभी सिर्फ 10 साल का ही होगा, फिर भी इतना साहसी है। ड्यूक यह देखकर कुछ देर के लिए शांत रहे, फिर मुड़कर अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली। जब सबको लगा कि वह अब शांत हो गए हैं, उन्होंने अचानक फिर से तलवार निकाली और मुझे दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। यह देखकर अल्फिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और पिता ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकाली और ड्यूक की ओर झपटे। रॉड्रिक, तुम कमीने, तुम यह क्या कर रहे हो? इसके तुरंत बाद उन दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, और जब पिता ने यह सुनिश्चित कर लिया कि ड्यूक दोबारा हमला नहीं करेंगे, वह तेजी से मेरी ओर भागे। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में जो तलवार थी, हालांकि वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने वास्तव में रोक लिया था ड्यूक के उस हमले को। और ड्यूक ने जब मेरी आंखों में देखा, जिनमें अभी भी दृढ़ता और अटूट साहस झलक रहा था, वह उदास चेहरे के साथ तेजी से द्वंद्व मंच से चले गए। फिर पिता ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। पिता, मैंने अपना वादा निभाया, अल्फिन की रक्षा की, और किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरे पास 7 पंख हैं। हाँ मेरे अच्छे बच्चे, परिवार को तुम पर गर्व है। आज हर कोई तुम्हारा नाम याद रखेगा। जब ड्यूक अपने महल वापस पहुंचे, तो परिवार के एक मुखिया ने मजाक में कहा, रॉड्रिक, इस बार तुम काफी बचकाने रहे। सोचा नहीं था कि तुम एक बच्चे पर हमला करोगे। लेकिन ड्यूक ने शांति से कहा, अगर उस बच्चे की इच्छा पूरी हो जाती तो मुख्य परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाता। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर थोड़े चिंतित भी थे। मेरी उपस्थिति के कारण डर है कि भविष्य में एल्हेम परिवार मुख्य परिवार और शाखाओं के बीच की सीमा खो देगा और पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इस पर ड्यूक ने जवाब दिया, अशांति का युग आने वाला है। यहां तक कि पूरी दुनिया भी इसके कारण 2 हिस्सों में बंट सकती है। लेकिन उस लड़के पर वास्तव में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मेरे 7 शैतानी पंखों में अनंत शक्ति समाहित है, लेकिन मैं इस हिंसक जादुई शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ी सी लापरवाही से यह सीधे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, और अभी मैं जो कर सकता हूं वह केवल नियंत्रण खोने से बचते हुए 7 शैतानी पंखों की सीमाओं को आजमाना है। हालांकि इससे पहले कि मैं गंभीर हो पाता,
सभी शूरवीरों को मैंने जमीन पर गिरा दिया था। तभी अल्फिन मेरी ओर आई। उसने बताया कि पिता के पास मुझे देने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हुआ, मेरा ध्यान उसके द्वारा पहने गए कपड़ों पर गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ट्रेनिंग सूट प्यारा नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे नफरत है? अब तुमने इसे फिर से क्यों पहन लिया है? और अल्फिन ने शांति से कहा। सभा के पिछले अनुभव ने उसे एहसास कराया कि वह अब इस तरह जारी नहीं रख सकती। वह हमेशा मेरे पीछे नहीं छिप सकती। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार मेरी ओर तान दी। आने वाले समय में तुम्हें मेरे साथ अच्छे से अभ्यास करना होगा। चलो हम साथ मिलकर मजबूत बनते हैं। उसके बाद मैं पिता के कमरे में चला गया। बच्चे, तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए हैं। मैं तुम्हारे थोड़े बड़े होने तक इंतजार करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा पिछला प्रदर्शन देखकर मुझे लगता है कि यह चीज तुम्हें सौंपने का सही समय है। उस भव्य और आलीशान और गहरी जादुई शक्ति से भरी अंगूठी को देखकर मैं पिता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह क्या है। और पिता ने शांति से कहा कि यह परिवार के मुखिया की पहचान का प्रतीक है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने नहीं सोचा था कि पिता अपने इस बिना खून के रिश्ते वाले बेटे को परिवार का उत्तराधिकारी बनाएंगे। फिर पिता ने कहा कि वर्तमान में परिवार की स्थिति गंभीर है। अनगिनत शक्तिशाली दुश्मन चारों ओर घात लगाए बैठे हैं, इसलिए उत्तराधिकारी का पद हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर मैंने पिता से पूछा कि क्या बड़ी बहनों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगली बार जब मैं नाइट अकादमी जाऊंगा तो मैं उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। वे निश्चित रूप से खुश नहीं होंगी। आखिरकार वे ही आपके असली वंशज हैं, खासकर कुडो बहन और अल्फा बहन। अगर उन्हें पता चला तो वे निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होंगी। यह सुनकर पिता भी थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि तथ्य वास्तव में यही था। खासकर दूसरी बेटी कुडो, जो हमेशा परिवार का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखती थी। उसके बाद मैंने सीधे खड़े होकर पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अभी मैं अपनी जादुई शक्ति को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उस समय इसके कारण मेरी बहनों की जान लगभग चली गई थी। मुझ जैसा व्यक्ति परिवार का मुखिया बनने के योग्य कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनकर पिता संतोष के साथ मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन खुशी मनाई कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तुम बच्चे मुझे हमेशा भ्रमित करते हो। कई बार तुम एक वयस्क की तरह परिपक्व व्यवहार करते हो। चूंकि तुम अभी इस अंगूठी को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो मुझे तुम्हें यह तलवार सौंपनी होगी। यह देखकर मेरे चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि वह महान डेवोरिंग मैजिक सोर्ड थी। यह मेरे 7 पंखों की शक्ति को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती थी। फिर इस तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए पिता मुझे परिवार से दूर एक जंगल में ले गए। मुझे इस पर बहुत हैरानी हुई। अगर सिर्फ परीक्षण करना था तो क्या परिवार का ट्रेनिंग रूम ठीक नहीं था? यह सुनकर पिता ने कहा कि यह सिर्फ एक एहतियाती उपाय है, क्योंकि उस समय मैंने केवल साधारण हथियारों का उपयोग किया था और ट्रेनिंग रूम को छलनी कर दिया था। फिर पिता ने अपने दांतों से जादुई तलवार की सील खोल दी, लेकिन जब मैंने इसे करीब से देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि वह बिना ब्लेड वाली एक टूटी हुई तलवार थी। हालांकि पिता ने शांति से इसमें जादुई शक्ति प्रवाहित की। देखते ही देखते पल भर में जादुई शक्ति से बनी एक तलवार की धार प्रकट हो गई। यहां तक कि एक पल में विनाशकारी प्रहार करने के लिए भारी मात्रा में जादुई शक्ति छोड़ी जा सकती थी। यह तलवार धारण करने वाले से बहुत उच्च मांग करती है। औसत जादुई शक्ति वाला व्यक्ति एक पल में ही पूरी तरह निचोड़ लिया जाएगा। यहां तक कि मैं भी इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकता। फिर पिता ने जादुई तलवार मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? यह सुनकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के डेवोरिंग मैजिक सोर्ड ले ली। जैसे ही मैंने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि जादुई शक्ति लगातार तलवार की ओर बह रही है। जल्द ही हिंसक जादुई शक्ति ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। इसके तुरंत बाद जादुई शक्ति की एक विशाल तलवार की धार आसमान की ओर उठी। इस दृश्य को देखकर सभी शूरवीर कांपने लगे। उन्हें लगा कि आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा है, जबकि अल्फिन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे यह कोई नई बात न हो। लगता है यह फिर से एस्टर की हरकत है। इस समय मैं डर के साए में अपने हाथ में मौजूद टूटी तलवार को देख रहा था। मैंने सोचा कि यह वास्तव में एक असाधारण हथियार है। पास खड़े पिता काफी देर तक सुध-बुध खोए रहे।
हालांकि उन्हें हमेशा से पता था कि उनके इस बेटे की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह आज इस स्तर तक मजबूत हो गया होगा। फिर पिता ने मुझे बहुत गंभीरता से चेतावनी दी कि कभी भी किसी को यह न पता चलने दूं कि मेरे पास 7 शैतानी पंख हैं, क्योंकि एलहम परिवार के पूरे इतिहास में कभी भी 6 पंखों से अधिक वाला कोई नहीं हुआ। अगर किसी और को पता चला तो शायद बहुत से लोग इससे ईर्ष्या और नफरत करेंगे, और कुछ लोग गुप्त रूप से मुझ पर हमला भी कर सकते हैं। पिता की बात सुनकर मुझे इसका गहरा अनुभव हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में ड्यूक ने मुझसे मेरी 7 पंखों की शक्ति छीन ली थी। फिर पिता ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। बच्चे, जब तक समय है जल्दी से मजबूत बनो। यह सुनकर मैंने पिता से गंभीरता से वादा किया कि मैं निश्चित रूप से इस डेवोरिंग मैजिक सोर्ड पर नियंत्रण पा लूंगा और फिर 7 शैतानी पंखों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करूंगा। कुछ दिनों बाद खबर मिलते ही अल्फा और कुडो परिवार में वापस लौट आए। मेरी प्यारी बहनों, जल्दी आओ और अपनी बड़ी बहन के गले लग जाओ। हालांकि फुरी की दोनों बहनें सीधे आगे निकल गईं और अल्फा की बाहों में समा गईं। कुडो बहन, आप हर बार हमारे बाल खराब कर देती हैं, हमें आपके गले नहीं लगना। यह सुनकर कुडो थोड़ी झेंप गई। मैं वह व्यक्ति हूं जो पूरी तरह से शूरवीर के मार्ग का पालन करती हूं। मैं कभी भी इतनी अशिष्ट नहीं होंगी। बात करते हुए उसने पास में खड़ी मासूम अल्फिन को देखा और सीधे झपटकर उसे कसकर गले लगा लिया और फिर सब कुछ भूलकर अल्फिन के बालों को सहलाने लगी। तभी अल्फा ने अचानक कहा, एस्टर कहाँ गया? वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यह सुनकर कुडो के चेहरे के भाव तुरंत शांत हो गए। वह एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। यह सुनकर कि उसका छोटा भाई परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला है, उसे बहुत निराशा और क्रोध महसूस हुआ, जबकि वह खुद काफी प्रतिभाशाली है। क्या सिर्फ इसलिए कि छोटा भाई एक लड़का है, उसका परिवार का मुखिया बनना तय है? इस समय मैं अभी भी सुदबुद खोकर जादुई तलवार का अभ्यास कर रहा था। हालांकि इस तलवार ने मेरी शक्ति में काफी वृद्धि की है, लेकिन मैंने पाया कि मैं अभी भी इस हिंसक शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ हूं। उसी समय बहन कुडो धीरे धीरे दूर से चलकर आई। काफी समय बाद मिल रहे हैं, तुम वास्तव में बड़े हो गए हो। सोचा नहीं था कि तुम अपनी बहन के घर लौटने पर स्वागत भी नहीं करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो और हमें अपनी आंखों में कुछ समझते ही नहीं? यह सुनकर मैंने तुरंत माफी मांगी और बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मुझे अपनी एकाग्रता बहुत ऊंची रखनी पड़ती है, इसी कारण मुझे बहन के घर आने का पता नहीं चला। अचानक मैंने देखा कि उनके शरीर पर नाइट अकादमी का सम्मान पदक लगा हुआ है। यह इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अनगिनत वास्तविक युद्ध मिशन पूरे कर लिए हैं। इस पर कुडो बहुत शांत दिखी। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाती तो शायद मैं कभी भी पिता की उत्तराधिकारी की पदवी प्राप्त नहीं कर पाती। वैसे मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुमने उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था। क्या तुमने ऐसा मेरी वजह से किया है? यह सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सोचा नहीं था कि पिता ने इस घटना का पूरा विवरण बहन कुडो को बता दिया होगा। इसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाता, मैंने देखा कि वह हथियार लेकर एक पेड़ के सामने आई और अगले ही पल तलवार से उसे बीच से काट दिया और पेड़ का तना मेरी ओर बहुत तेजी से गिरने लगा। यह देखकर मैंने जल्दी से कहा कि अभी मैंने डेवरिंग मैजिक स्वॉर्ड पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया है, लेकिन वह ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या युद्ध के मैदान में दुश्मन इस वजह से तुम्हें छोड़ देगा? एक नाइट के रूप में तुम्हें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर मैं कुछ निरुत्तर सा हो गया, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन अभी तो मैं केवल हिंसक जादुई शक्ति को रोकने में ही अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। अगर युद्ध के दौरान नियंत्रण खो गया और उन्हें चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा सोच पाता, मैंने उन्हें जानलेवा इरादे के साथ अपनी ओर आते देखा और मैंने महसूस किया कि वह पूरी गंभीरता से लड़ रही हैं। अगर मैंने अब भी मुकाबला नहीं किया तो शायद वह सच में मुझे गंभीर रूप से घायल कर देंगी। इसके तुरंत बाद हमारे बीच भीषण मुकाबला शुरू हो गया। जहां से भी हम गुजरते वहां तबाही मच जाती। तुम वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे हो। सोचा नहीं था कि तुम मेरी उस गति का मुकाबला कर पाओगे जो मैंने नाइट अकादमी में प्रशिक्षण के बाद प्राप्त की है।
और तुम्हारी वह अजीब तलवार क्या चीज है? वास्तव में वह जादुई शक्ति से बनी एक टूटी हुई तलवार है। तभी उन्होंने अचानक ताकत लगाई और मुझे दूर फेंक दिया। इस निर्दय युद्ध शैली को महसूस करते हुए मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। वह बहुत पहले से ही ऐसी थी, क्योंकि मैं परिवार की युवा पीढ़ी में अकेला पुरुष हूं और मेरे पास किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक पंख वाले कुलचेन टोटेम है। इसलिए वह बचपन से ही मुझे पसंद नहीं करती थी और हमेशा मुझसे लड़ने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह मेरी जानी दुश्मन है। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, वह पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। यह देखकर मेरे मन में खतरे की तीव्र भावना पैदा हुई। मैंने तुरंत अपनी तलवार से उनके हमले को रोका। उनका वह प्रहार समुद्र की लहरों की तरह शक्तिशाली था। तुम उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो। मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैं ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूं। और उस समय हवेली में अल्फा ने चिंता के साथ कहा, उन दोनों को ऐसे ही छोड़ देना क्या वाकई ठीक है? सबसे खराब स्थिति में उनमें से एक की इस लड़ाई में मृत्यु भी हो सकती है। इस पर पिता बहुत आश्वस्त दिखे। समस्या को सुलझाने का यह वर्तमान में सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि वे दोनों बहुत उतावले हैं, लेकिन वे भाई बहन कभी भी उस हद तक नहीं जाएंगे। यह देखकर अल्फा ने भी पिता की तरह उन पर भरोसा करने का फैसला किया। वैसे पिता, आपने हमें नाइट अकादमी से वापस बुलाया है। यह सिर्फ उत्तराधिकारी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो नहीं होगा। यह सुनकर पिता ने एक पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। अल्फा का चेहरा अचानक आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उन्होंने पत्र पर बने कुलचिन को पहचान लिया था। वह एनहेम परिवार के मुख्य घराने से आया था। ऐसा लगता है कि पिछली सभा में मेरा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था, जिसने परिवार के मुख्य बुजुर्गों का ध्यान खींचा। इसलिए उन्होंने मुझे उनसे मिलने का आदेश दिया है। यह देखकर अल्फा को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। आखिरकार इन वर्षों में मुख्य घराने ने हमेशा हमारे इस शाखा परिवार को दबाया है। वे भला एक शाखा परिवार में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे पनपने देंगे, जो मुख्य घराने के उत्तराधिकारी को भी पीछे छोड़ दे। और इस समय हम अनजान होकर पागलों की तरह लड़ रहे थे। क्या तुम अब यह पागलपन बंद करोगी? मैंने पहले ही उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया है। यह बात बहन तुम्हें भी पता है ना? फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? लेकिन कुडो ने कहा कि इसी वजह से उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिस उत्तराधिकारी के पद के लिए वह तरस रही हैं, उस पद को मैंने इतनी आसानी से ठुकरा दिया। इसके तुरंत बाद उनकी एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार की चोट तेजी से मेरी ओर आई। इस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी किशोर लड़की का नहीं, बल्कि एक पागल जंगली जानवर का सामना कर रहा हूं। यह देखकर मैंने अपनी तकनीक का उपयोग किया, जिससे उनकी तलवार की शक्ति एक तरफ मुड़ गई, और फिर मैंने मौका पाकर हमला करने की कोशिश की। लेकिन मैंने कुडो की ताकत को कम करके आका था। अचानक उनके शरीर से एक शक्तिशाली जादुई ऊर्जा फूट पड़ी और मैं सीधे पीछे की ओर उड़ गया। उस जबरदस्त ताकत के कारण मैं पेड़ों से टकराकर ही रुक पाया। एस्टर, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। जान लो कि हमारे परिवार में पंख वाले कुलचिन की संख्या ही यह तय करती है कि कोई कितनी जादुई शक्ति सह सकता है। मेरे 5 पंख तुमसे 2 स्तर नीचे हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ सीधे मुकाबले से बचते रहे हो। हालांकि तुम्हारी तलवारबाजी वाकई उत्कृष्ट है, लेकिन जब जादुई शक्ति और तलवारबाजी का मिलन होता है, तभी असली शक्ति प्रकट होती है। क्या तुम्हें यह सबसे सरल सिद्धांत नहीं पता है? या फिर तुम डरते हो कि 3 साल पहले की तरह तुम्हारा नियंत्रण खो जाएगा? यह सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि पिछली बार जब मेरा नियंत्रण खोया था, तो मैंने कुडो को लगभग मार ही दिया था। इसलिए उसके बाद से मैं अनजाने में अपनी शक्ति को दबा रहा हूं। यानी कि इस पूरे समय के दौरान मैं इस जादुई तलवार पर कभी नियंत्रण नहीं पा सका, क्योंकि मैंने जबरदस्ती अपनी जादुई शक्ति को दबा कर रखा था। और अब कुडो जादुई शक्ति का उपयोग करके फैसला करने के लिए तैयार थी। एस्टर, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहती हूं। अगर तुम्हारे पास जिम्मेदारी उठाने का साहस भी नहीं है, तो मुझे यह सब छीनने के लिए दोष मत देना। लेकिन उनका वह पूरी ताकत वाला हमला मैंने अपनी तलवार के एक साधारण प्रहार से आसानी से विफल कर दिया। यह देखकर कुडो के चेहरे पर हैरानी और असमंजस छा गया। वह एक ही पल में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया?
और मैंने कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है, जिसने मुझे अतीत की बेड़ियों से मुक्त करके होश में लाया। तभी कुड़ो ने आश्चर्य से देखा कि मैं बहुत आक्रामकता के साथ उनकी ओर आ रहा हूं। और मुख्य बात यह थी कि मैंने तलवार बनाने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया था, यानी कि इस समय मैं केवल एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए था। यह देखकर कुड़ो को लगा कि मेरी जादुई शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन तभी उन्हें 7 जादुई पंखों के बारे में याद आया, जिनकी जादुई शक्ति लगभग अटूट होती है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा कोई और इरादा था। दरअसल उनका अंदाजा सही था। मैं अभी भी डेवरिंग मैजिक स्वॉर्ड को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तलवार की स्थिति बनाए रखने का विचार त्याग सकते हैं और केवल हमला करते समय पागलों की तरह जादुई शक्ति डाल सकते हैं। इस जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे वह 7 राक्षसी पंख हो या निगलने वाली जादुई तलवार, और यहाँ तक कि यह परिवार भी, वह सब कुछ है जो मेरे पास पिछले जन्म में नहीं था। इसलिए अब से इस सब की रक्षा के लिए मैं अब और कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। इसके तुरंत बाद मैंने तलवार उठाई और कुड़ो पर हमला कर दिया। हालांकि अगले ही पल में उस जगह से गायब हो गया। इससे पहले कि कुड़ो प्रतिक्रिया दे पाती, मैंने उसकी कमी को पकड़ लिया था और फिर एक ही प्रहार में उसे पूरी तरह से हरा दिया। काफी समय बाद कुड़ो नींद से चौंक कर जागी। अपने आसपास के परिचित दृश्यों को देखते हुए उसे पता चला कि न जाने कब वह अपने कमरे में वापस आ गई थी। जब वह इस बात से हैरान थी, तभी उसने खिड़की के पास बड़ी बहन अल्फा को बोलते हुए देखा, तुम पागल लड़की बहुत देर तक सोती रही। मैं यहाँ काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यह सुनकर कुड़ो ने तुरंत पूछा कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि उस समय वह लगभग तुरंत बेहोश हो गई थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह बाद में वापस कैसे आई। अल्फा ने मुस्कुराते हुए कहा, एस्टर तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ लाया था, और उस बच्चे ने यह भी कहा कि तुम लड़ाई के बीच में ही सो गई थी। यकीनन घर वापसी की यात्रा बहुत थका देने वाली रही होगी। धीरे धीरे होश में आते हुए कुड़ो ने एक तरफ रखे हथियार की ओर देखा। वह निश्चित रूप से जानती थी कि एस्टर की वे बातें उसका सम्मान बनाए रखने के लिए थी। उस समय लड़ाई के आखिरी क्षणों में मुझे लगा था कि उसने मुझे सीधे मारकर बेहोश कर दिया है। अब मुझे याद आया कि मुझे मारने से ठीक एक पल पहले उसने जादुई ब्लेड को रद्द कर दिया था। केवल थोड़ी सी जादुई शक्ति के अवशेष ही छोड़े थे, और मैं उस समय डर के मारे सीधे बेहोश हो गई थी। अब सोचती हूँ तो वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होती है। यह सोचकर कुड़ो के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि वह मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन चाहे जो भी हो, हम एक ऐसा परिवार हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। और यह छोटा भाई आम दिनों में तो सीधा साधा दिखता है, पर जब वह वास्तव में लड़ता है तो खुद को भी एक अनजाना डर महसूस होता है। इसके बाद वह बिस्तर से कूदकर नीचे आई और हथियार उठा लिया, और जोश के साथ मेरे साथ फिर से 300 राउंड लड़ने को तैयार हो गई। लेकिन अल्फा ने कहा कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि एस्टर पहले ही जा चुका है। यह सुनकर कुड़ो चौंक गई और उसने तुरंत पूछा कि वह कहाँ गया है। एल्हाइम परिवार के मुख्य घर से एक बुलावा पत्र आया था। वे सत्ताधारी बुजुर्ग एस्टर से एक बार मिलना चाहते हैं, इसलिए पिता उसे लेकर अभी अभी रवाना हुए हैं। यह सुनकर कुड़ो के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि वे बुजुर्ग आमतौर पर बाहरी दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते। अब अचानक एस्टर को बुलाना शायद कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसने कुछ समय पहले डचेस के उत्तराधिकारी को बुरी तरह कुचला था, जिससे एल्हाइम मुख्य परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा था। और इस समय रास्ते में जाते हुए पिता ने मुझे उन बुजुर्गों के बारे में बताया। वे अक्सर शक्तिशाली क्षमता वाले होते हैं या प्रभाव रखने वाले महान व्यक्तित्व होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी बातों का बहुत महत्व होता है, इसलिए दुनिया के लोग अक्सर उन्हें छाया शासक कहते हैं। यह कहते हुए पिता ने ठंडी आह भरी, जब से मैंने तुम्हें गोद लिया है उन 10 से अधिक वर्षों में उन बुजुर्गों ने कभी भी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब इस समय तुम्हें अचानक बुलाना, यह सुनकर मैंने कहा कि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह सभा में हुई उन घटनाओं के कारण है, क्योंकि उन पुराने ख्यालात वालों की नजर में परिवार की प्रतिष्ठा जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग परिवार को कलंकित करते हैं, उन्हें वे जंगली जानवरों के पिंजरे में फेंक देते हैं। यह सुनकर पिता ने मुझसे पूछा कि मुझे इन अफवाहों के बारे में कहां से पता चला।
क्योंकि मैंने जो कहा वह बिल्कुल सटीक था। जानवरों को खिलाना ही उन बुजुर्गों की सजा देने का सामान्य तरीका है। इस पर मैंने झेंपते हुए कहा कि सभा में दूसरों को कहते सुना था। यह सुनकर पिता ने आगे और पूछताछ नहीं की। क्या इस बार बिना कुड़ो को अलविदा कहे जाना ठीक है? हालांकि वह लड़की आमतौर पर गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन वह बचपन से ही तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी। और मैंने कहा कि मेरा इरादा तो यही था कि अपनी पांचों बहनों को अच्छे से अलविदा कहूं। लेकिन कुड़ो दीदी पूरे दिन गुस्से में मुझसे मुकाबला करने को ढूंढती रहती हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद वे बुजुर्गों से मिलने के लिए मेरे साथ चलने की जिद करने लगेंगी। इसके बाद मैंने अपनी कमर पर बंधी निगलने वाली जादुई तलवार को छुआ। कुड़ो दीदी की मदद के कारण अब मैं समझने लगा हूं कि अपनी जादुई शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है। फिर मैंने गंभीरता से पिता से कहा, यदि मेरे साथ राक्षसी पंखों का रहस्य वास्तव में उन लोगों को पता चल जाए तो पिता आप किसी भी हाल में मुझे बचाने की कोशिश मत करना। तभी गाड़ी के बाहर से अचानक एक परिचित आवाज आई, तुम इस घर के सबसे छोटे बच्चे हो, पिता के सामने इतनी गंभीरता का नाटक क्यों कर रहे हो? आवाज की दिशा में देखते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि कुड़ो इस समय कार की खिड़की के बाहर थी। वह तेज चलती गाड़ी पर लटकी हुई थी और फिर उसने पैर से दरवाजा खोल दिया और बड़ी कुशलता से अंदर घुस आई। मुझे पता है कि तुम्हें मुख्य परिवार के बुजुर्गों ने बुलाया है, लेकिन बिना एक शब्द कहे तुम्हारा चले जाना, क्या यह मेरे लिए बहुत क्रूर नहीं है? यह सुनकर पिता ने तुरंत समझाने की कोशिश की कि वे उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए, लेकिन कुड़ो सीधे मेरे बगल में बैठ गई और कहा कि वह सब समझती है। इसके बाद उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, इस बार बुलावे पर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। पिता और बड़ी बहन ने तुम्हें बताया ही होगा इस बार के खतरे के बारे में। जरा सी भी चूक हुई तो शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। यह सुनकर मैंने उसे दिलासा दिया कि वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रही है। मैं तो बस उनसे कुछ बातें करने जा रहा हूं और वापस आ जाऊंगा। लेकिन तभी कुड़ो ने अपनी उंगली मेरी ओर करते हुए कहा, एस्टर मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूं, क्योंकि तुम न केवल एक पुरुष हो, बल्कि तुम्हारे पास पौराणिक 7 राक्षसी पंख भी हैं, और तुम मुझ जैसी बड़ी बहन से भी ज्यादा मजबूत हो। हालांकि तुम परिवार के सबसे छोटे सदस्य हो, पर कई बार तुम्हारा व्यवहार एक वयस्क की तरह परिपक्व होता है। लेकिन याद रखना, तुम चाहे कितने भी परिपक्व और मजबूत क्यों न हो, तुम मेरे सबसे अनमोल छोटे भाई हो। यह कहकर वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाने से पहले वह मुड़ी और मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सही सलामत परिवार में वापस आना होगा और फिर हम एक और मुकाबला करेंगे। यदि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो चाहे मुझे मुख्य परिवार में घुसना पड़े, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहने के बाद उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बिना सीधे गाड़ी से छलांग लगा दी। जल्द ही पिता मुझे लेकर मुख्य परिवार के पास पहुंच गए, जहां शूरवीरों का एक समूह काफी समय से इंतजार कर रहा था। शाखा परिवार के लॉर्ड हेफ्रिड का स्वागत है। बुजुर्ग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर पिता ने कहा कि उन्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि आगे का रास्ता कहां जाता है। लेकिन शूरवीरों ने कहा कि उन्हें जो आदेश मिला है वह यह सुनिश्चित करना है कि नन्हा मालिक बुजुर्गों के सामने पहुंच जाए। माहौल को तनावपूर्ण होते देख पिता ने भी भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि यह मुलाकात इतनी आसान नहीं होगी। इसलिए उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि आगे चाहे जो भी हो मुझे शांत रहना है। और मेरा ध्यान पास के अभ्यास मैदान की ओर खिंच गया। मैंने देखा कि डारिस यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि वह पिछले घावों से अभी तक उबर नहीं पाया है। इस समय पिता ने देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। यह सुनकर मैंने जल्दी से कहा कि मैं आगे निश्चित रूप से शांत रहूंगा। उसके बाद हमने अपनी तलवारें सौंप दी और अंदर चले गए, और कमरा भारीपन और सन्नाटे की हवा से भरा हुआ था। मुख्य स्थान पर बैठे वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरे पोते हेफ्रीड, तुम्हें यहाँ आए 10 साल से अधिक हो गए हैं। यह सुनकर पिता ने जल्दी से घुटने टेककर प्रणाम किया। बहुत समय बाद मिले मेरे महान दादाजी। और मैंने भी पिता की तरह ही उन्हें प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया। इस व्यक्ति की आभा को महसूस करते हुए मैं चौंक गया। यह वही राक्षस है जो एल्हेम परिवार की छाया में छिपा है, और परिवार के छठे मुखिया जेनिस भी है, और उनके आसपास विभिन्न शाखा परिवारों के
सेवानिवृत्त नेता भरे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों को मैंने सभा में भी देखा था। यह देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। ड्यूक यहाँ दिखाई नहीं दिए। ऊंचे स्थान पर बैठे जेनिस ने मेरे मन की बात भांप ली। ढूंढने की जरूरत नहीं है बच्चे। वह रॉयल नाइट्स के कमांडर के रूप में भी कार्य करते हैं। उनके पास ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसलिए हम जैसे पुराने लोग ही उनके लिए इन सब चीजों को संभालने का कष्ट करते हैं। और मैं थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पिछले जीवन में मुझे इस बुजुर्ग से मिलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए शुरू में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उनकी शक्ति को देखकर लगता है कि शायद यह ड्यूक से भी कहीं अधिक है। हालांकि वह कह रहे हैं कि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े लोगों को आसानी से बुला लेना निस्संदेह उनके पास बहुत बड़ा प्रभाव होने का प्रमाण है। और पिता ने यह देखकर सीधे बुजुर्ग से पूछा, मुझे बुलाने का कारण क्या है? हेफ्रीड, तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है ना? फिर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? पिछली सभा को तुम्हारे छोटे बेटे ने तहस-नहस कर दिया था, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस पर पिता ने कहा कि उस समय ड्यूक रोड्रिक ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुलझा लिया था, लेकिन बुजुर्गों का समूह यह सुनकर इसे यहीं खत्म करने का इरादा नहीं रखता था। उनका मानना था कि पिता को शुरू से ही मुझे गोद नहीं लेना चाहिए था। शुरू में हम एक आंख बंद रखने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उसने मुख्य परिवार के सामने अपने दांत दिखाए हैं, इसलिए उसे निर्वासित करना ही उसकी एकमात्र नियति है। और हेफ्रीड, एक दत्तक पिता के रूप में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह देखकर मैंने जल्दी से कहा कि यह सब मैंने किया है और इसका पिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिता ने चुपचाप मुझे देखते हुए अपना सिर हिला दिया। तभी बुजुर्गों ने आगे कहना जारी रखा, ऐसा लगता है कि इस बच्चे में वास्तव में संस्कारों की कमी है। हमारी बातचीत के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो, एल्हेम का नाम ढोने वाले 12,000 शूरवीर कोई एक संगठित इकाई नहीं है। अनगिनत लोग भूखे बाघ की तरह सर्वोच्च पद पर नजरें गड़ाए हुए हैं। हमें बस इस बात का डर है कि तुम एल्हेम के लिए खतरा बन जाओगे। इसके तुरंत बाद उन्होंने मेरे पिता की ओर तलवार बढ़ाई। उस समय तुम राजा की रक्षा नहीं कर पाए थे, इसलिए रोड्रिक ने इसी कमरे में तुम्हारा एक हाथ काट दिया था। इस बार परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की तुम्हारी बारी है। बस तुम अपने हाथों से उस बच्चे का सिर काट दो और मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर दे, पिता ने सीधे उनकी बात काट दी। मैं उसके बदले सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अपने ही बच्चे को अपने हाथों से नहीं मारूंगा। यह सुनकर मैं लंबे समय तक सुध-बुध खो बैठा। यहां पहुंचने से पहले पिता ने मुझे कई बार शांत रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब पिता का यह फैसला निस्संदेह शांति को पीछे छोड़ देने वाला था। और यह सुनकर बुजुर्ग की हत्यारी मंशा चारों ओर फैल गई। हेफ्रीड, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद तुम मर सकते हो और तुम्हारी पत्नी और बेटियां भी नहीं बचेंगी। इसके तुरंत बाद अनगिनत शूरवीर बुजुर्ग के आदेश पर तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने मेरे और पिता के गले पर तलवारें रख दी, लेकिन मैंने शांत भाव से बुजुर्ग से कहा, बूढ़े आदमी, आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? यह सुनकर वह थोड़ा हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहने की हिम्मत करूंगा। तुम जैसे बड़े लोग एक साथ दुबक कर रहना वास्तव में दयनीय है। अगर तुम इतने डरे हुए हो कि मैं मुख्य परिवार के लिए खतरा हूं, तो चाहे मुझे निर्वासित करो या सीधे खत्म कर दो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर मेरे परिवार के एक भी सदस्य को छूने की हिम्मत की, तो ये 7 पंख एल्हेम परिवार के दुश्मन बन जाएंगे। इसके तुरंत बाद मैंने अपने कपड़े झटक कर हटा दिए। मेरे सबसे करीबी शूरवीर हैरान रह गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे शरीर पर पंखों का टोटम 7 पंखों तक पहुंच गया था। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें ध्यान से सोचने की सलाह देता हूं कि आगे क्या करना है। और यह देखकर सभी बुजुर्ग दंग रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस दिल दहला देने वाली भयानक शक्ति को महसूस करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह वास्तविक 7 पंखों की शक्ति थी। मुख्य बुजुर्ग जेनिस काफी देर तक स्तब्ध रहे और फिर होश में आए। नन्हे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने हमें जो टोटम दिखाया है उसका क्या अर्थ है? और मैंने भी विनम्रता का नाटक नहीं किया और गर्व से कहा कि पंखों के टोटम की संख्या जितनी अधिक होगी,
लोग उतने ही अधिक हैरान होंगे। मेरी इस व्याख्या को सुनकर शाखा परिवारों के एक मुखिया ने तालियां बजाईं और हंसने लगे। क्षमा करें, क्षमा करें। यह छोटा बच्चा वास्तव में अप्रत्याशित है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले ड्यूक के हमले को रोक दिया था। तो उसके पास पौराणिक 7 जादुई पंख हैं। और इस समय जेनिस की आंखों का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। पंख टोटम बहुत पहले से जादुई शक्ति उत्पन्न करने का एक पात्र रहा है और रक्त की विरासत के माध्यम से मानव जाति ने इस अनूठी शक्ति को और गहरा और मजबूत किया है। हालांकि हजारों वर्षों के विकास के बाद भी अब तक कोई भी 7 पंखों तक नहीं पहुंच पाया है। एकमात्र अपवाद वह एल्फ जाति है जिसकी आयु अनंत है। यह सुनकर मैंने जेनिस के अनुमान को समझ लिया। क्या तुम यह कह रहे हो कि मेरे अंदर एल्फ का रक्त है? और जेनिस ने भी इसका खंडन नहीं किया। अगर तुम्हारे 7 जादुई पंख असली हैं, तो इसका मतलब है कि तुम एल्फ के वंशज हो। यह सुनकर पिता को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे बर्फ से उठाकर घर लाया था। कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंदर पौराणिक एल्फ का रक्त है और मुझे इन बुजुर्गों के साथ अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक विस्काउंट परिवार का बच्चा हूं, इसलिए मेरी मूल उत्पत्ति अब महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप में मुझे नाराज करने का साहस है? अगर मुझे वास्तव में एल्हेम परिवार से बाहर निकाल दिया गया, तो मुझे शामिल करने के लिए अनगिनत ताकतें मेरा स्वागत करेंगी। उनमें निश्चित रूप से एल्हेम के दुश्मन भी शामिल होंगे। लेकिन विद्रोह से डरने वाले आप लोगों के लिए मैं पहले ही एक बड़ा खतरा बन चुका हूं। वह ड्यूक रोड्रिक से भी अधिक खतरनाक है। इसलिए आप शायद मुझे अपने पास रखना चाहेंगे। यह सुनकर सभी बुजुर्गों के माथे से पसीना छूटने लगा, क्योंकि मैंने जो कहा वह बिल्कुल सटीक था। हालांकि एल्हेम एक बेहद विशाल परिवार है, लेकिन आंतरिक रूप से यह पूरी तरह एकजुट नहीं है। विभिन्न शाखाओं की ताकतें सर्वोच्च पद को हथियाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। और पिछले जीवन में इसी कारण से एक बहुत बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध छिड़ गया था। इसलिए अपने पिता के भविष्य के दुखद अंत को बदलने के लिए मैं कम से कम यहाँ दुश्मनों और सहयोगियों की पहचान करना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा जोखिम क्यों न उठाना पड़े। और काफी देर तक चुप रहने के बाद जेनिस आखिरकार बोल पड़ा। नन्हे बालक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वास्तव में इतनी बड़ी कीमत है? 7 राक्षसी पंख केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं। कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारा 7 पंखों वाला कुलचैन असली है। और मैंने भी बिना पीछे हटे कहा, अगर आपको लगता है कि यह नकली है, तो बस मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। लेकिन इसके कारण परिवार भविष्य के एक परम शक्तिशाली योद्धा को खो देगा। और अगर मैं किसी तरह जीवित बच गया, तो उस समय मेरे और आपके बीच युद्ध होना निश्चित है। यह कहने के बाद मैंने जेनिस की प्रतिक्रिया पर नजर गड़ाई, क्योंकि मेरी यह सारी बातें जेनिस को जाल में फंसाने के लिए थी। आखिर थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर वह सीधे मुझे और मेरे दत्तक परिवार को मार डालता। तभी एक शाखा के मुखिया काउंट मेज खड़े हो गए। क्यों न हम इस नन्हे बालक को परीक्षण का सामना करने दें? क्या हर कोई 7 राक्षसी पंखों की शक्ति का गवाह नहीं बनना चाहता? महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली एल्हेम परिवार के पास निश्चित रूप से परीक्षण के लिए 1 या 2 उपयुक्त स्थान होंगे। और मैंने चतुराई से महसूस किया कि यह काउंट मेज हालांकि शब्दों में कह रहे थे कि परिवार मेरा परीक्षण करे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मुझे 7 पंखों की शक्ति दिखाने का एक मौका देना चाहते थे, ताकि उन जिद्दी बूढ़े लोगों का मुंह पूरी तरह बंद हो जाए। और जेनिस ने यह सुनकर सहमति दे दी। नन्हे बालक, अगर तुम चाहते हो कि हम सब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं, तो 7 पंखों की वह शक्ति दिखाओ जो सब कुछ कुचल दे। इसके तुरंत बाद वह मुझे एक अंधेरी काल कोठरी में ले गया। यह परिवार के संकट के समय के लिए एक शरण स्थल था, लेकिन कई वर्षों से इसका उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए हमने वहां एक शक्तिशाली जादुई जानवर पाल रखा है, और तुम्हारी परीक्षा इसे हराना है। पिता ने जब इतना बड़ा खतरा देखा, तो वे खुद को रोक न पाए और बड़बड़ाने लगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चाहे कोई भी स्थिति हो, अपने 7 राक्षसी पंखों को छिपा कर रखना। और मैंने कहा कि मैं उन्हें पूरी जिंदगी नहीं छिपा सकता। इसके अलावा वे मेरे परिवार को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी बात सुनकर पिता काफी देर तक चुप रहे। अंत में उन्होंने गंभीरता से कहा कि अपनी सतर्कता मत छोड़ना और हर हाल में सुरक्षित वापस आना। फिर मैं सीधे जंजीरों के सहारे काल कोठरी में कूद गया
मेरे हाथ में अभी भी वह निगलने वाली जादुई तलवार थी जो पिता ने मुझे दी थी। धुंधली काल कोठरी में पहुंचने के बाद अपनी दृष्टि को प्रभावित होने से बचाने के लिए मैंने अपनी आंखों में सीधे जादुई शक्ति केंद्रित की, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ड्यूक का वह उत्तराधिकारी जिसे मैंने पहले हराया था अब उस जादुई जानवर का भोजन बन चुका था। परिवार की निर्दयता मेरी उम्मीदों से भी परे थी। सोचा न था कि एक प्रत्यक्ष वंशज का भी ऐसा हश्र हो सकता है। मेरी मौजूदगी को महसूस करते ही वह दहाड़ते हुए मेरी ओर झपटा और मैंने तुरंत तलवार निकाली और बिजली की तरह लाल चमक बनकर निकला। अगले ही पल वह शक्तिशाली अमर जादुई जानवर पलक झपकते ही मेरे द्वारा अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया। इस दृश्य को देखकर परिवार के बुजुर्गों को अनायास ही एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अतीत में जिन्हें भी वहां फेंका गया था वे बिना किसी प्रतिरोध के खा लिए गए थे, जबकि मैंने बिना किसी प्रयास के उसे पूरी तरह कुचल दिया। सोचा न था कि यह जादुई जानवर दिखने में जितना शक्तिशाली था उतना है नहीं। मेरे लिए तो यह कुड़ो बहन से भी कम डरावना था। लेकिन तभी अचानक मुझे पीछे से एक अजीब सी जादुई शक्ति की लहर महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखते ही मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह छिन्न भिन्न हो चुका जानवर फिर से जुड़ रहा था। यह निर्विवाद रूप से साबित कर रहा था कि वह एक अमर जीव है। यह देखकर पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। मुख्य परिवार भला ऐसी भयानक चीज क्यों पालेगा? एस्टर के पास भले ही 7 राक्षसी पंख हों, लेकिन ऐसे अमर जीव का सामना करना बहुत कठिन है। और बुजुर्ग जेनिस के चेहरे की मुस्कान और भी ठंडी होती गई। जब हमने इसे पहली बार पाया था तो हमें लगा कि यह एक साधारण जानवर है, जब तक कि हमने इसे खत्म करने के हर संभव तरीके नहीं आजमाए। यह हर बार तुरंत ठीक हो जाता था, इसलिए बाद में इसे शक्ति परीक्षण के लिए एक आदर्श उपकरण मान लिया गया। बगल में खड़े शाखा प्रमुख को लगा कि यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी है जिसे जीतना नामुमकिन है, क्योंकि उनके जैसे शक्तिशाली मुखिया भी अमर जीवों के सामने बेबस थे। फिर एक कम उम्र के लड़के की तो बात ही क्या है। बुजुर्ग, क्या आप सच में उसे व्यर्थ में मरने देना चाहते हैं? आखिर उसके पास अफवाहों वाले 7 राक्षसी पंख हैं, लेकिन जेनिस का इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह वास्तव में जानवर द्वारा निगल लिया जाता है तो यह केवल यही साबित करेगा कि उसके 7 पंख केवल दिखावा है। इसके अलावा अगर वह अपनी जान गंवा भी देता है तो मेरे पास उसका उपयोग करने का तरीका है। उसे एक अमर जीव में बदलना उसे नियंत्रित करना और भी आसान बना देगा। और काउंट मेस, जिन्होंने पहले सबके सामने मेरा समर्थन किया था, उनके भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन वह इस परीक्षण में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि मैं इस संकट से पार पालूं। और कई मुठभेड़ों के बाद मैंने अपने सामने खड़े इस जीव की भयानकता को पहचान लिया। साधारण अमर जीव पुनर्जीवित हो सकते हैं, पर इतनी तेजी से नहीं। और वह लगातार पुनर्जन्म के साथ और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। अगर उसे पूरी तरह से खत्म करना है तो इसके 2 सबसे आम तरीके हैं: सूरज की रोशनी या पवित्र हथियारों से शुद्धिकरण। और अगर ये दोनों स्थितियां उपलब्ध न हों तो पीछे हटना ही युद्ध की सबसे अच्छी योजना है। लेकिन अभी मेरे पास पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा केवल 7 पंखों की शक्ति साबित करके ही मैं अपने दत्तक परिवार की रक्षा कर सकता हूं। इसके तुरंत बाद मैंने 7 पंखों की जादुई शक्ति जुटाई और तलवार की एक ऐसी लहर चलाई जिसने अमर जीव को मिटा दिया। उस शक्तिशाली वार ने लगभग इस अभेद्यकाल कोठरी को ही नष्ट कर दिया था। यह देखकर सभी बुजुर्गों के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ तो सीधे जमीन पर गिर पड़े। क्या यही 7 पंखों की शक्ति है? यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन जेनिस की आंखों में एक निराशा की झलक थी। उसके मुंह से धीरे से बर्बादी शब्द निकला। अगले ही पल अचानक एक पंजे ने मुझ पर हमला किया। उस शक्तिशाली बल ने मुझे जमीन पर इतनी जोर से दबा दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे जीवन के खतरे में देखकर पिता अब और सहन नहीं कर सके। वे उस जानवर को रोकने के लिए अंदर कूदने को बेताब थे, लेकिन काउंट मेज ने समय रहते उन्हें रोक लिया। अगर तुम वाकई उसे बचाने के लिए नीचे कूदे तो शायद यह उसे और भी नुकसान पहुंचाएगा। पिता ने ठंडे स्वर में सवाल किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से उसे जानवर द्वारा खाए जाते हुए देखूं? बेटे के प्रति प्रेम के कारण तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह नन्हा बालक निराश नहीं हुआ है।
जाहिर है उसके पास अभी भी कोई आखिरी दाव बचा है। और इस समय मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैंने पहले जो कमजोरी दिखाई थी वह इसी पल के लिए थी। इसके तुरंत बाद मैंने अपने हाथ की जादुई तलवार में पागलों की तरह शक्ति भरना शुरू कर दिया। अगले ही पल जादू से बनी तलवार ने उसे तुरंत आर पार कर दिया। हालांकि मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं और भी पागलों की तरह जादू डालने लगा। जल्द ही तलवार से प्रवाहित होने वाली जादुई शक्ति ने उस अमर दानव को सीधे कुचलकर नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर पिता अपनी घबराहट को रोक नहीं पाए, क्योंकि यह वही तकनीक थी जो उन्होंने मुझे सिखाई थी। लेकिन अब इस तकनीक को मेरे द्वारा सुधारा गया था। यह अब केवल एक जादुई ब्लेड नहीं रह गया था, बल्कि एक हिंसक बवंडर की तरह लगातार काट रहा था। जल्द ही कबीले के बुजुर्गों ने आश्चर्य के साथ देखा कि काल कोठरी इसके प्रभाव से ढहने की कगार पर थी। हालांकि जेनिथ हमेशा की तरह शांत और संयमित दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में लालसा और सावधानी साफ झलक रही थी। क्या यह वही है जिसके बारे में अफवाहें हैं? 7 जादुई पंख जो 6 पंखों की शक्ति को कुचलने के लिए पर्याप्त हैं। वास्तव में यह एक पागलपन भरी शक्ति है। ऐसा लगता है कि यह लड़का जादू का उपयोग करके एक भंवर बना रहा है, ताकि उस अमर दानव का गला घोंटा जा सके। लेकिन वास्तव में इसे कोई तकनीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है, और केवल वही जिसके पास 7 जादुई पंख हैं ऐसा कर सकता है। फिर उन्होंने मेरे पीछे खड़े मेरे दत्तक पिता की ओर देखा और कहा कि उन्होंने एक पूर्ण राक्षस को पाला है। लेकिन दत्तक पिता ने कहा कि वह स्वयं भी बहुत हैरान है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे का विकास उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा। उस समय काउंट मेज ने जेनिथ से पूछा कि क्या मेरा प्रदर्शन परीक्षण में सफल रहा। यह सुनकर जेनिथ ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सीधे तौर पर इसे स्वीकार कर लिया। मेरा मानना है कि इसे देखने के बाद अब कोई भी उसके 7 जादुई पंखों पर संदेह नहीं करेगा। बाद में जेनिथ मुझे एक कमरे में ले गए। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं मुख्य परिवार का उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैंने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरा एकमात्र स्थान मेरे पिता के नेतृत्व वाला विस्काउंट परिवार है। यह सुनकर जेनिथ पहले तो मुस्कुराए और बोले कि मैं बहुत विनम्र हूं। फिर उनकी नजर अचानक ठंडी और क्रूर हो गई। मैं तुम्हारी आंखों में अनंत महत्वाकांक्षा देख सकता हूं। यदि तुम मुख्य परिवार के ड्यूक उत्तराधिकारी की पदवी में रुचि नहीं रखते हो, तो तुम्हारा असली लक्ष्य शायद वह रोड्रिक नाम का व्यक्ति होना चाहिए। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति इस बात का पता लगा लेगा। वह वास्तव में मैजिक विंग परिवार के 100 साल पुराने पर्दे के पीछे के नियंत्रक हैं। लेकिन जो बात मेरे लिए और भी अप्रत्याशित थी, वह यह कि उनका इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। यह देखकर मैंने उलझन में पूछा, क्या आप इस बात से चिंतित नहीं हैं कि शाखा परिवार मुख्य परिवार के लिए खतरा पैदा करेगा? छोटे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं, वास्तव में मुख्य परिवार भी पूरी तरह से एकजुट नहीं है। वह रोड्रिक वास्तव में बहुत जिद्दी है। यदि तुम्हारा अस्तित्व उसे संकट का एहसास करा सके तो यह एक अच्छी बात होगी। लेकिन उस समय तक यदि तुम केवल रोड्रिक को ही निशाना नहीं बना रहे हो, बल्कि पूरे मुख्य परिवार के प्रति अपने दांत दिखा रहे हो, तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। बाहर निकलते समय मुझे अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। पर्दे के पीछे छिपा यह बूढ़ा राक्षस वास्तव में भयानक है। उसकी दृष्टि और शक्ति दोनों ही असाधारण हैं। सौभाग्य से उसने अभी मुझे अपना दुश्मन नहीं माना है। जब मैं कमरे से बाहर आया, पिता जल्दी से आगे आए और पूछा कि क्या बात हुई। मैंने कहा कि बुजुर्ग ने मुझे मुख्य परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह सुनकर पिता चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस प्रस्ताव को ठुकरा दूंगा। आखिरकार ड्यूक परिवार और विस्काउंट परिवार के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा मुख्य परिवार के रूप में ड्यूक परिवार के पास अनगिनत शाखा परिवार हैं। उनके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तभी काउंट मेज भी मेरी ओर आए। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले मेरी मदद क्यों की। यदि उन्होंने काल कोठरी परीक्षण का सुझाव नहीं दिया होता, तो मैं वास्तव में खतरे में पड़ सकता था। लेकिन उन्होंने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा कि उन्हें बस यह पसंद नहीं आया कि परिवार एक शरारती बच्चे के प्रति इतना कठोर हो। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा
आज से तुम दुनिया के प्रसिद्ध 7 पंखों वाले पुत्र हो। ये शक्तिशाली शाखा परिवारों के प्रमुख और रईस तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं। कुछ लोग तुम्हें किसी भी तरह से अपनी ओर खींचना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हारे बड़े होने से पहले ही तुम्हें खत्म करने की तैयारी में हैं। इसलिए अब से तुम्हारी मुसीबतें शायद समुद्र की लहरों की तरह आएंगी। और मैंने मुड़कर गंभीरता से उनकी ओर देखा और कहा, तो काउंट मेज, क्या आप भी उनमें से एक हैं? यह सुनकर वह थोड़ा ठिठक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सीधे तौर पर पूछूंगा। फिर उन्होंने गर्व से कहा कि वह नाइट अकादमी के निदेशक हैं और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते कि किसी प्रतिभाशाली युवा का अंत हो। फिर उन्होंने पास के एक सुनहरे बालों वाले बुजुर्ग की ओर इशारा किया और बताया कि वह व्यक्ति भी उनकी तरह ही है। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे हमारी अकादमी में शामिल होने का इंतजार करूंगा। तब हम फिर मिलेंगे। यह देखकर मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। यह व्यक्ति वास्तव में एक रहस्यमयी और अजीब आदमी है। और पिता ने उस समय गर्व से मेरे कंधे को थपथपाया। चलो जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। और मैंने शर्मिंदगी से कहा कि मुझे कपड़े बदलने होंगे, अन्यथा माँ को मुझे घायल देखकर शायद दुख के कारण वह बेहोश हो जाएंगी। और उसी समय दूसरी ओर एक नाइट रोड्रिक को सूचित कर रहा था कि छोटा मालिक डेरियस बुजुर्गों के परीक्षण में मारा गया है। लेकिन अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर भी रोड्रिक ने कोई परवाह नहीं की। मेरे भाई विस्काउंट हेफ्रीड के बच्चे ने भी परीक्षण में भाग लिया था। उसका परिणाम क्या रहा, यह सुनकर नाइट ने पूरी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर रोड्रिक ने धीरे से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, 7 जादुई पंख अभी भी उसके शरीर में निवास कर रहे हैं। उसकी आगे बढ़ने की गति को देखते हुए शायद एल्हेम परिवार के भीतर शक्ति का संतुलन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। यह सुनकर नाइट ने पूछा कि क्या उसे खत्म करने की आवश्यकता है, लेकिन ड्यूक रोड्रिक ने उसे रोक दिया। 7 जादुई पंख अंततः मेरे ही होंगे। तब तक उस छोटे लड़के को कुछ समय के लिए और घमंडी बने रहने दो। मैं देखना चाहता हूं कि जो पहले मेरे हाथों से बच निकला था वह आखिर कब तक संघर्ष कर पाता है। जल्द ही 4 साल का समय बीत गया। नाइट अकादमी के पंजीकरण डेस्क पर भारी भीड़ थी। प्रवेश के प्रभारी प्रशिक्षक ने कहा, पहले आवेदन पत्र भरें और फिर अपने पंखों का टोटेम दिखाएं। हम बिना जादुई शक्ति वाले लोगों को पंजीकरण नहीं करने देंगे। तभी मेरा आवेदन पत्र देखकर वह अचानक चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि मैं महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली परिवार एल्हेम से हूं। और मैंने कहा कि घबराहट पैदा न करने के लिए बेहतर होगा कि मैं पंखों का टोटेम न दिखाऊं। आखिरकार आपके डीन ने ही मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। लेकिन जैसे ही मैं यहां आया, एक बिन बुलाया मेहमान खुद ही मेरे पास आ गया। मैंने तुम्हें पिछले कुछ वर्षों में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि तुम पहली बार नाइट अकादमी की परीक्षा में भाग ले रहे हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम किस परिवार के कुलीन वंशज हो, लेकिन यह तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। नाइट अकादमी कुलीनों में भी कुलीन है, एक सर्वोच्च महल जहां केवल प्रतिभाशाली ही प्रवेश कर सकते हैं। यहां से निकलने वाले शूरवीर सभी सम्मानित किंगडम नाइट्स बनेंगे। और मुझे उसका ज्ञान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस लापरवाही से जवाब दिया कि मुझे पता है और मुड़कर जाने लगा। लेकिन वह पीछे आया और लगातार बोलने लगा। मुझ जैसे शक्तिशाली शूरवीर के लिए भी दिन-रात कठिन अभ्यास करने के बाद अनगिनत परीक्षाओं में शामिल होने पर भी प्रवेश नहीं मिल सका। और तुम्हारी कमर पर एक हास्यास्पद टूटी हुई तलवार लटकी है। देखने से ही लगता है कि तुम तलवारबाजी में एक नौसिखिया हो। अगर तुम यहाँ घूमने आए हो तो मैं तुम्हें जल्दी घर जाने की सलाह देता हूँ। परीक्षा के दौरान खतरे का स्तर ऐसा नहीं है जिसे तुम जैसा अमीर लड़का सह सके। पास खड़े 2 शूरवीरों ने यह देखकर तिरस्कार से कहा, यह आदमी फिर से शुरू हो गया। वह हर साल एक बड़े बुजुर्ग की तरह बिना रुके बोलता रहता है। लेकिन इस बार उसने जिस व्यक्ति को छेड़ा है वह कोई मामूली नहीं है। वह एल्हेम परिवार का 7 पंखों वाला पुत्र है। और उस व्यक्ति ने उन दोनों की कानाफूसी सुनी। वह बहुत उलझन में था। उसके जैसे सामान्य शूरवीर के लिए 7 पंखों की प्रसिद्धि उनके कानों तक नहीं पहुंची थी। और तभी लोगों का एक समूह मेरी ओर आता दिखा। और आने वाले की पहचान देखकर मेरा चेहरा अचानक काला पड़ गया, क्योंकि सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति एल्हेम परिवार का प्रत्यक्ष वंशज गुरियन था।
सच में बहुत समय बाद मिले भाई। पिछली बार मुख्य घर में मिलने के बाद हम कई सालों से नहीं मिले हैं। और मैंने यह देखकर कहा कि उसके भाई डारिस के साथ बहुत बुरा हुआ। प्रत्यक्ष वंशज होने के बावजूद उसे कबीले के बड़ों ने छोड़ दिया और वह राक्षसों का शिकार हो गया। लेकिन गुरियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा कि ऐसा बेकार भाई उसके लिए शर्म की बात थी। पहले सिर्फ मुझसे एक कदम बड़ा होने के कारण वह हमेशा इतना दबंग और अहंकारी रहता था। सच कहूं तो उसके जाने के बाद मुझे और भी खुशी महसूस हो रही है। बाद में जाते समय गुरियन ने मुझे धमकी दी कि मैं ज्यादा घमंड न दिखाऊं, क्योंकि पहले परिवार में 7 जादुई पंखों वाले मुझ पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार बुजुर्गों की नजर में मैं परिवार के भविष्य की आशा था, और यहाँ अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और देखने वाले सभी लोगों को लगा इस बार किस्मत बहुत खराब है कि एल्हेम परिवार के 2 लोग इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और इनके बीच में वह पुराना शूरवीर स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम वाकई में उस सबसे शक्तिशाली नाम वाले इल्हेम परिवार से हो? यह देखकर मैंने उदारता से इसे स्वीकार कर लिया। सीनियर, आप मुझे सीधे एस्टर बुला सकते हैं। जल्द ही हम परीक्षा स्थल पर पहुंच गए। ऊंचे स्थान पर बैठे परीक्षकों ने बड़े उत्साह से चिल्लाकर कहा, हमारी नाइट अकादमी किंगडम नाइट्स को तैयार करने की जगह है। भविष्य में आप अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के लिए लड़ने वाली गौरवशाली तलवार बनेंगे। इसलिए हमें बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप आज की परीक्षा को एक असली युद्ध का मैदान समझें, अन्यथा आप यहाँ अपनी जान गंवा देंगे। और मैं इस समय खुद को कांपने से नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि मैं आखिरकार यहाँ फिर से वापस आ गया था। पिछले जन्म में भले ही मेरी 7 पंखों की शक्ति छीन ली गई थी, फिर भी मैं एक किंगडम नाइट बना और बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। अब 7 जादुई पंखों पर अधिकार रखने वाला मैं निश्चित रूप से उस ऊंचाई तक पहुंचूंगा जो पहले किसी ने नहीं छुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किंगडम नाइट्स का कमांडर मेरा दुश्मन ड्यूक रॉड्रिक है। तुम कमीने वहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जल्द ही परीक्षकों ने परीक्षा का पहला दौर शुरू किया, और हमें जो करना था वह था अनगिनत भालों और जालों के बीच जीवित बचना। शुरू होते ही एक पल में अनगिनत लोग मारे गए। जो लोग किसी तरह जीवित बचे उनमें से अधिकांश घबराहट में इधर उधर भागने लगे। केवल वे अनुभवी लोग जिन्होंने कई बार प्रवेश परीक्षा दी थी, उनके पास निपटने के कुशल तरीके थे। वे जल्दी से एक साथ जमा हो गए और एक दूसरे को आने वाले भालों से बचाने लगे। लेकिन स्टैंड पर मौजूद परीक्षक यह सब देखकर संतुष्ट नहीं थे। इन अनुभवी लोगों की मदद के बावजूद अंतिम जीवित रहने की दर 30% से अधिक नहीं होने का अनुमान है। और हमारे इस चरण को रखने का असली उद्देश्य उनकी बचने की क्षमता देखना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई अपनी जबरदस्त ताकत के साथ सीधे इस बाधा को पार करे। उस समय वह पुराना शूरवीर मेरी ओर देखकर बहुत हैरान था। क्या वह मूर्ख डर के मारे सुन्न हो गया है? वह हिल क्यों नहीं रहा है? और गुरियन भी यह देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि मैं भालों से सीधे बिंद जाऊंगा। हालांकि जब अनगिनत भाले मेरी ओर आ रहे थे, मैंने धीरे से अपना हाथ उस टूटी हुई तलवार की ओर बढ़ाया, और जैसे ही मैंने तलवार निकाली, एक विशाल और डरावनी जादुई शक्ति फूट पड़ी। वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के होकर मेरी ओर देखने लगे, क्योंकि केवल मेरी तलवार निकालने से निकली जादुई शक्ति ने परीक्षा के सभी भालों को रोक दिया था। क्या यही नाइट अकादमी की परीक्षा है? ऐसा लगता है कि यह उतनी कठिन नहीं है।